हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पांच महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न। तो इसके पहले वीडियो में हमने 5 महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न करवा दिए हैं जो कि पूरे बुक के थे। आज इस वीडियो के साथ पूरे बुक के अंतर वाले प्रश्न खत्म हो जाएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जो कि लगभग 5 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है अंतर वाले प्रश्न, जो कि क्लास 12 बायोलॉजी संपूर्ण किताब के अंतर वाले प्रश्न, जो कि टॉप 10 फॉर एग्जाम बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुदम ट्यूमर या दुर्दम ट्यूमर किसे कहते हैं। यानी जो सुदम कैंसर होता है, ट्यूमर में क्या होता है बच्चों, तो ट्यूमर मिस होता है कैंसर। ठीक है, तो इसमें क्या कहेगा, सुदम कैंसर और दुर्दम ट्यूमर यानी दुर्दम कैंसर में अंतर बताइए। तो आइए देखते हैं सुदम ट्यूमर क्या होता है और दुर्दम ट्यूमर क्या होता है। एक एक करके सभी को हम पढ़ते हैं, सुदम ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं एक एक करके सुदम ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर। तो नंबर 1 देखिए, सुदम ट्यूमर में क्या कह रहा है, यह किसी प्रभावी अंग तक ही सीमित रहता है। मतलब कि मान लीजिए कोई शरीर का अंग है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सुदम ट्यूमर हुआ है, तो वह बस यहीं तक सीमित रहेगा, इस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ेगा। अर्थात कह सकते हैं किसी भी इंसान को जो तिल रहती है उनके शरीर में, वो तिल सिर्फ उतनी ही बड़ी रहती है, वह समय के साथ लगभग बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर ही बढ़ती है। ठीक है, उसे ही कहते हैं सुदम ट्यूमर। यानी कह सकते हैं वह जिस स्थान पर रहती है वह उसकी जो आकृति होती है बहुत सीमित रहती है। परंतु दूसरा दुर्दम ट्यूमर में क्या कह रहा है, यह एक अंग से दूसरे अंग तक फैलता है। अर्थात कह सकते हैं मान लीजिए हमारा क्या है, हाथ है, ठीक है, यहाँ पर हाथ में कैंसर हुआ है, ठीक है, तो ये यहाँ पर हाथ में कैंसर हुआ है, तो ये इसके जो बैक्टीरिया रहेंगे वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होंगे, आसानी से फैल जाएंगे। अर्थात कह सकते हैं कि इनका संचार बढ़ता चला जाता है, इसे कहते हैं दुर्दम ट्यूमर। फिर दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, इसकी वृद्धि धीमी गति से होती है। किसकी, तो जो दुर्दम ट्यूमर होता है, सुदम ट्यूमर होता है, इसकी वृद्धि बहुत कम होती है। मान लीजिए किसी के शरीर में तिल है, जो तिल रहती है, तो प्यारे बच्चों क्या वो एक बार ही बढ़ जाती है। यानी कह सकते हैं कि क्या मान लीजिए अभी जैसे कैंसर एक साल बहुत जल्दी से बढ़ता है, क्या उसी प्रकार तिल बढ़ती, तो नहीं ना। तो कई सालों में, कई कह सकते हैं 20 साल 30 साल में बहुत फर्क आएगा, तो बहुत थोड़ा सा फर्क आएगा। परंतु इसकी गति तीव्र होती है, यह एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से फैल जाता है और बहुत तीव्र गति से फैलता है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, इसमें मेटास्टेरिस बहुत नहीं होती है, और इसमें क्या होती है, मेटास्टेटिस होती है। इसमें मेटास्टेटिस नहीं होती है, इसमें मेटास्टेटिस होती है। क्योंकि जो मेटास्टेटिस होता है, यही मेटास्टेटिस के कारण ही प्यारे बच्चों हमारे अंदर कह सकते हैं जो कैंसर होता है या बढ़ने और घटने का यही मुख्य कारण क्या होता है, मेटास्टेटिस। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, देखिए 5वां नंबर, इसमें कोशिकाएं आपस में अधिक जुड़ी हुई होती हैं। अर्थात कह सकते हैं ये जो तिल होता है, इसमें जो कोशिका रहती है ऐसे ऐसे आपस में बहुत जुड़ी रहती है, सघन रहती हैं, इसलिए ये कम बढ़ती हैं। परंतु इसमें कैसे रहती है, इसमें से दूर दूर रहती है, यानी कह सकते हैं कम जुड़ी हुई होती है, इसीलिए जल्दी जल्दी बहुत सारे स्थानों पर ऐसे फैल जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको सुदम कैंसर और दुर्दम कैंसर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं स्वास्थ्य संरक्षण व बाह्य स्तन संरक्षण की ओर। आप इतने स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए। प्यारे बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं स्वास्थ्य स्थानीय संरक्षण किसे कहते हैं और बाह्य स्थानीय संरक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है, आइए देखते हैं।
तो इसमें पूरे परितंत्र का संरक्षण किया जाता है। मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये पहले हम आपको समझा देते हैं स्वस्थान है बाह्य स्थान है, फिर इसमें हम आपको समझाएंगे अच्छे से। तो स्वस्थान संरक्षण वह होता है जिसमें किसी भी जीव को उसी के स्थान पर, मान लीजिए कोई जीव यहाँ पैदा हुआ, जैसे हो गया शेर हो गया, हिरन हो गई, हाथी हो गया, जिराफ हो गया, यहाँ पैदा हुआ, तो जिस स्थान पर वह पैदा होगा उसी के स्थान पर ही उसे संरक्षित, मतलब उसका कह सकते हैं कि देखभाल किया जाता है, उसे कहते हैं स्वस्थान संरक्षण। अब आइए देखते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण वह संरक्षण होता है जहां पर मान लीजिए क्या है बाह्य स्थानीय संरक्षण, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु ऐसे रखी है, इस वस्तु को यहाँ से उठाकर, यानी जैसे यहाँ से हिरन उठाकर दूसरे जगह ले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें संरक्षित करते हैं, जैसे कि जंगल से हिरन को उठाकर चिड़ियाघर में रखते हैं और वहाँ उन्हें संरक्षित करते हैं, तो यही होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आइए टॉपिक की ओर। तो क्या कह रहा है, इसमें पूरे परितंत्र का संरक्षण किया जाता है। यहाँ मान लीजिए कोई जंगल है, तो इसमें पूरे जो ये जंगल है, जंगल में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते होंगे, तो इस जीव जंतु की जो पूरा जंगल है, इसको पूरे को संरक्षित करता है, मतलब पूरे की देखभाल करते हैं। परंतु इसमें क्या कह रहा है, इसमें प्रजाति विशेष का संरक्षण किया जाता है। जो स्वास्थ्य संरक्षण होता है उसमें जीव जंतु जैसे हो गया, खेत खलिहान हो गया, खेत कहाँ होगा, मान लीजिए पेड़ पौधे हो गए, नदियां हो गई, इन सब को संरक्षित किया जाएगा। परंतु इसमें क्या कह रहा है, इसमें जिस जंतु को पकड़ कर लाया जाएगा, जिस जंतु को वहां से उठाकर यहाँ लाया जाएगा, सिर्फ उन्हें ही संरक्षित किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर देखिए क्या कह रहा है, यह स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण का की सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, मतलब कि जो जैसे कि देखिए, अगर कोई जीव जहां पर पैदा होता है वहीं पर अगर रहेगा तो उनकी वृद्धि ज्यादा बढ़ेगी। परंतु कोई जीव जैसे मान लीजिए शेर है, शेर को जंगल से उठाकर लाते हैं चिड़ियाघर में, वहां रखते हैं, तो शेर अकेला रहेगा तो क्या उनकी वंशागति बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ कहना चाह रहा है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यह स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण हेतु नहीं है, अर्थात जो चिड़ियाघर में जीव जंतु लाए जाते हैं तो वहां पर उनकी ज्यादा प्रजाति, कह सकते हैं ज्यादा उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ पाएगी। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, इसमें अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। मान लीजिए वैसे जैसे कि आपको पता है कि जंगल जो होता है वो काफी एरिया में फैला रहता है, 2, 4, 5, 10 किलोमीटर में, परंतु जो चिड़ियाघर होता है वो कुछ ही कह सकते हैं बीघा में, मान सकते हैं, कह सकते हैं कि किलोमीटर फैला रहता है। परंतु जो ये होता है जंगल होता है वो बहुत सारे एरिया में फैला रहता है। इसमें कह रहा है इसमें कम स्थान की आवश्यकता होती है, तो इसमें मतलब चिड़ियाघर जो होता है वो सीमित मात्रा के क्षेत्र में ही स्थित होता है। चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है, इसमें एक जीव से संबंधित अन्य जीव भी रहते हैं। अर्थात मान लीजिए कोई एक हिरन है तो वहां पर हिरन भी है, शेर भी है, चीता भी है, लोमड़ी भी है और कह सकते हैं गधा भी है, परंतु इसमें केवल उसी प्रजाति का संरक्षण होता है जो कि किसी भी स्थान से उठाकर यानी संरक्षित करके यहाँ पर लाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण में आपको बहुत अच्छे से अंतर समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो नेक्स्ट कह सकते हैं नेक्स्ट अंतर वाले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। क्या कह रहा है, कपि तथा मानव में अंतर बताइए। कपि किसे कहते हैं तथा मानव किसे कहते हैं, इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। आइए देखते हैं कपि किसे कहते हैं। तो आपको जैसे पता है जो पहले के जो बंदर थे उसे हम कपि कहते हैं। कपि कहते थे, जैसे कि कहा जाता है कि पहले इंसान बंदर थे तो उन्हें क्या कहा जाता था कि कपि, वही होते थे कपि। तो आइए देखते हैं कपि क्या होते हैं और मानव क्या होते हैं। इनमें सूक्ष्म अंतर है, बस ज्यादा अंतर नहीं है। तो एक नंबर है कपि, इधर देखिए है मानव।
नंबर 1 क्या कह रहा है, ये प्रमुख रूप से वृक्षाश्रयी होते हैं, अर्थात कह सकते हैं यह प्रमुख रूप से जो कपि थे वृक्ष पर ही निवास करते थे, परंतु मानव ये प्रमुख रूप से स्थलीय होते हैं, अर्थात जो मानव होते हैं वो वृक्ष पर अब नहीं रहते हैं, वो पूर्ण रूप से कहाँ रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, यानी स्थल पर रहते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, इनका चेहरा आगे की ओर निकला हुआ था। अगर आप अभी बंदर को देखें तो बंदर का चेहरा आगे की ओर निकला रहता है, ठीक उसी प्रकार कपि का भी चेहरा आगे की ओर निकला रहता है, परंतु इनका चेहरा जो मानव होते हैं इनका चेहरा, जैसे आप अपना चेहरा देख लीजिए तो आगे की ओर क्या है, सीधा है, ना कि निकला हुआ। जैसे कि हो गया बंदर हो गया, देखिए उनका चेहरा थोड़ा आगे निकला हुआ रहता है, परंतु मानव का चेहरा आगे निकला न रहकर सीधा होता है, ठीक है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, मादा में स्तन उभरे नहीं होते हैं, अर्थात जो कपि होते थे, जो बंदर पहले पूर्वज मतलब जो पूर्वज कपि होते थे या कपि होते हैं, उनके जो मादाएं होती थी उसमें स्तन यानी कह सकते हैं दुग्ध ग्रंथि बाहर निकली हुई नहीं रहती थी, ठीक है। परंतु उसके विपरीत जो मनुष्य होता है, मनुष्य में जो मादा होती हैं, स्त्रियां होती हैं, स्त्रियां के जो स्तन होते हैं वो क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं, कह सकते हैं, अर्थात बाहर की ओर लटके हुए रहते हैं, ठीक है। फिर चौथा नंबर क्या कह रहा है, शिशु व बाल्यावस्था की अवधि छोटी होती है। तो जो कपि होते थे उसमें शिशु और बाल्यावस्था जो बचपना होता था वो उनकी अवधि बहुत छोटी होती थी, क्योंकि वह जल्द एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग मारते मारते कह सकते हैं कि बड़े हो जाते थे और उनकी बाल्यावस्था छोटी होती थी। परंतु इसमें देखिए जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य के बच्चे छोटे होते हैं, जो वो मान लीजिए 15 वर्ष से कम वाले बच्चे शिशु या कह सकते हैं छोटे बालक कहलाते हैं, छोटे बच्चे कहलाते हैं। तो इनकी अवधि क्या होती है, लंबी होती है, अर्थात कह सकते हैं 0 टाइम से लेकर 15 ईयर से कम बच्चों को हम बाल्यावस्था अर्थात शिशु को अर्थात हम उन्हें क्या कहेंगे, बालक कहेंगे, छोटा बालक, ठीक है। आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सहज प्रतिरक्षा तंत्र तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं सहज किसे कहते हैं और उपार्जित प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। तो एक नंबर देखिए क्या कह रहा है, यह एक अविशिष्ट प्रतिरक्षा है, परंतु उपार्जित जो होता है वो रोग विशिष्ट प्रतिरक्षा है, अर्थात ये जो सहज प्रतिरक्षा तंत्र होता है ये एक अविशिष्ट होता है, मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी रोग जल्दी से नहीं रहता, परंतु ये रोग विशिष्ट होता है, ये किसी भी रोग का एक विशिष्ट होता है। क्या उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र किसी भी रोग के एक विशिष्ट रूप से ठीक करने के कारगर होता है। दूसरे नंबर क्या कह रहा है, यह जन्म के साथ समय मौजूद होती है, अर्थात कह सकते हैं जैसे हमारी पलक झपकना, ये क्या हो गया, सहज प्रतिरक्षा तंत्र। हमारा हाथ ऊपर नीचे होना, तो ये हमें जन्म से ही पैदा, मतलब जो हमारा पैर हिल रहा था, सर हिल रहा था, दिल का धड़कना हो गया, पुतलियों का चलना हो गया, तो ये हमें जन्म से मिलता है। परंतु ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र है यह जन्म के समय मौजूद नहीं होता है। जैसे हमें किसी चीज का महसूस होना, मतलब कह सकते हैं ठंडा गर्म, ठीक है, ये जब हम थोड़ा जानने लायक हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर पूर्ण रूप से किसी भी चीज को जानने की वो कह सकते हैं कि इच्छा हो जाती है, तो उसे ही यह उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में आता है। जैसे कि हमारे आंसू का आना, हमारे इमोशनल का बढ़ना, हाथ पैर फूलना, या कह सकते हैं रोआ खड़ा होना, यही सब आते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में। तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, यह बाह्य कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है, अर्थात कह सकते हैं देखिए ये जो होता है हमारे शरीर में बचपन से होता है, तो ये बाह्य कारकों जैसे हमारी त्वचा हो गई, तो ये हमें जन्म से मिला है, ठीक है, ना कि जन्म के बाद। तो त्वचा हमारे जो हो गई, वो त्वचा किसी भी चीज को अंदर जाने से रोकती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यह शरीर में प्रवेश कर चुके रोगजनक कोशिकाओं का एंटीबॉडी द्वारा सामना करता है। तो ये जो होता है हमारे शरीर में, जैसे कि
जैसे कि हमें पोलियो पिलाई जाती थी पहले, अब भी पिलाई जाती है। तो वो पोलियो क्या करती है, वो पोलियो हमें किसी भी रोगजनक से लड़ने में सहायता करती है। यही होता है प्यारे बच्चों सहज प्रतिरक्षा तंत्र और उपार्जित प्रतिरक्षा। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अभी एक और बचा है, उसे हम करा देते हैं तो हमारे पूरे बुक के 10 महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि अंतर वाले प्रश्न का निपटारा हो जाएगा। आइए देखते हैं एक और महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न, आप स्क्रीनशॉट ले बच्चों। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपको 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्न सब कुछ हल हो जाएंगे एक ही वीडियो में। पूरे 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 बोर्ड एग्जामिनेशन में अंतर वाले प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, आप इतना ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। जो सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र होता है और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इसमें अंतर बताइए, इसमें क्या अंतर होता है। तो आइए देखते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। तो एक तरफ लिख लीजिएगा सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, जिस प्रकार हम लिख रहे हैं आप भी इसी प्रकार लिख लीजिएगा, बीच में स्केल मार लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नंबर 1 क्या कह रहा है, इसमें स्वयं शरीर की कोशिकाएं, मतलब कि जो शरीर में कोशिका होती हैं, सिर्फ स्वयं वही कोशिका जो शरीर में होती हैं, कोशिकाएं ही संक्रमण के प्रति एंटीबॉडी उत्पन्न करती हैं। जैसे कि आपको पता हो, नहीं पता तो बता दे रहे हैं, कोरोना में जिसकी इम्यूनिटी पावर जितनी मजबूत रहती थी, कोरोना उसको उतना ही उससे दूर रहता था। जिसकी इम्यूनिटी पावर जितनी वीक रहती थी, कोरोना ठीक उसे उतनी जल्दी जकड़ लेता था, ठीक है। यही कारण है क्या, सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र में। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, बहुत अच्छे समझ में भी आ रही होगी। तो जिसकी कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर देखिए, यही कोशिका होती थी, सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र ही होती थी जो अपने आप स्वयं रिलीज होते, इम्यूनिटी पावर रिलीज हो जाती थी और कोरोना वायरस को डिसुम करके दूर भगा देती थी। परंतु अगर आपके अंदर इम्यूनिटी पावर नहीं है तो कोरोना उसे तुरंत जकड़ लेता था, ठीक है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या करा, इसमें अन्य शरीर में विकसित एंटीबॉडीज, देखिए किसी अन्य व्यक्ति के में प्रवेश कराया जाता है। तो देखिए क्या होता था उस टाइम ऑक्सीजन ज़्यादा दी जाती थी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, और हाँ एक इंसुलिन की दवा भी लगती थी जिससे उनकी इम्यूनिटी पावर मजबूत रहे और कोरोना उनका बाल भी बांका न कर पाए। यही होता था सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। तो प्यारे बच्चों, जिसमें अंदर सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र जितना होता था, कोरोना उससे उतना दूर भागता था, और जिसके अंदर कम होता था उससे कोरोना हो जाता था, ठीक है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, इसमें एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इसमें एंटीबॉडी बनने में समय लगता था, क्योंकि भाई शरीर है, शरीर में पाचन होगा, फिर उसके बाद शोषण होगा, फिर उसके बाद फिर कह सकते हैं कि उसके अंदर रसायन होगा, मतलब कह सकते हैं कि जो पदार्थ होंगे घुलेंगे तभी शरीर के अंदर आएंगे। तो ये प्रोसेस कई समय, मतलब कह सकते हैं बहुत सारा समय लेती थी, परंतु इसमें क्या होता था, तुरंत क्रिया हो जाती थी। इंजेक्शन के माध्यम से, कैप्सूल के माध्यम से, सुई के माध्यम से क्रिया तुरंत हो जाती है, ठीक है। देखिए इसमें सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र में तीसरा क्या कह रहा है, यह पूरे जीवन कार्य करती है। जो इम्यूनिटी पावर होती है वो शरीर में पूरे जीवन कार्य करती है, जो मनुष्य के शरीर में स्वयं बनती है। परंतु देखिए जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र होती है वो सुई से या कह सकते हैं कैप्सूल से दी जाती है। ये क्या होता है, इसका प्रभाव कुछ समय तक ही रहता है। जिस प्रकार दारू हो गई, शराब हो गई और बियर हो गया, तो इसका प्रभाव कुछ समय तक ही रहेगा, जितने समय तक वो हमारे खून में घुली रहेगी। परंतु जैसे ही उसकी बात कह सकते हैं कि उसका वो खत्म होगा, वेट खत्म होगा, जैसे कि उसकी नशा खत्म हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। परंतु अगर ये जो सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र है ये हमारे बॉडी से स्वयं हमारी बॉडी ने बनाया है, तो ये लॉन्ग पीरियड तक रहेगा। फिर देखिए
यह हानि रहित है, मतलब कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र होता है इसमें इम्यूनिटी पावर जो बनता है ये हानि रहित है, इससे कोई हानि नहीं होगी, परंतु ये खतरे की संभावना भी देती है। कौन? निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, क्योंकि जो टैबलेट होती है उसमें मिलावट हो सकती है, जो सुई होती है उसमें मिलावट हो सकती है। तो प्यारे बच्चों यही होता है सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।